नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों, मैं चर्चा कर रहा हूं बजट पे। आपने पिछले वीडियो में देखा कि मैंने चर्चा किया बजट क्या है और बजट के प्रकार क्या होते हैं। आपने देखा कि बजट गवर्नमेंट के आने वाले वित्तीय वर्ष के बेसिकली व्ययों और प्राप्तियों का एक विवरण होता है। गवर्नमेंट के टोटल रिसीट्स एंड टोटल एक्सपेंडिचर का एक एस्टिमेशन होता है और ये जो बजट होता है वो संवैधानिक मान्यताओं के तहत रेवेन्यू और कैपिटल बजट में गवर्नमेंट प्रस्तुत करती है पार्लियामेंट में। आज मैं बहुत अच्छे से आप पे चर्चा करने वाला हूं रेवेन्यू बजट के पहले पार्ट पे, जिसे हम रेवेन्यू रिसीट्स कहेंगे। आपके दिमाग में बिल्कुल एक क्लियर कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया था, उस वीडियो को जरूर आप देखिएगा कि बजट दो भागों में क्लासिफाई है, रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट। और रेवेन्यू बजट भी दो भागों में क्लासिफाइड किया जाता है, रेवेन्यू रिसीट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसी तरह से कैपिटल बजट भी दो भागों में इसका विभाजन होगा, कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। यहां पे मैं बजट के ए पार्ट पे, ए का मतलब मैंने बताया कि रेवेन्यू रिसीट्स होता है। मैंने आपसे ये कहा है कि बजट का एबीसीडी जानना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ए का मतलब रेवेन्यू रिसीट्स, बी का मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सी का मतलब कैपिटल रिसीट्स और डी का मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर आप इन चारों प्रारूपों को बहुत अच्छे से समझ लें, इस सब सेक्शंस को अगर आप बहुत अच्छे से समझ लें, तो आपके लिए पूरा का पूरा ये जो सेक्शन होने वाला है पब्लिक फाइनेंस वो बहुत आसान हो जाएगा। अगर आप बजट के एबीसीडी को नहीं समझ पाते हैं तो ये चीजें आपके लिए हमेशा मुश्किल खड़ी करती रहेंगी। इसलिए बहुत ध्यान से बजट का एबीसीडी हमसे सीखिए, उसके बाद हम करेंगे बजट के डेफिसिट पे बात। तो दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं रेवेन्यू रिसीट्स, राजस्व प्राप्तियों के ऊपर। मैंने बताया कि रेवेन्यू रिसीट्स एक इंडिविजुअल लेवल पे क्या होगा। मैंने कहा कि मेरा दोस्त है प्रमोद और वो जो है एसबीआई में बैंक मैनेजर है, तो जो प्रमोद को सैलरी मिलती है वो रेवेन्यू रिसीट्स है। इसके अतिरिक्त अगर प्रमोद ने अपने घर के ऊपरी हिस्से को किराए पर दिया है और उससे जो रेंट मिलता है वो रेवेन्यू रिसीट्स है। मैंने ये भी आपसे कहा था कि अगर वो एक जेसीबी मशीन खरीद ले, ट्रक खरीद ले और जेसीबी मशीन या ट्रक उसको मंथली जो पैसा कमा के देता है वो भी रेवेन्यू रिसीट्स है, या उसको किसी तरह का गिफ्ट मिल जाता है वो भी रेवेन्यू रिसीट्स है। ओके, या इसी तरह बैंक में पैसा रखा और उसको इंटरेस्ट मिल जाए वो भी रेवेन्यू रिसीट्स है। दोस्तों, कुल मिला जुला के जो रेवेन्यू रिसीट्स होता है उसकी विशेषताएं पहले हम समझते हैं, फिर आपको गवर्नमेंट के लिए मैं बताता हूं रेवेन्यू रिसीट्स क्या होने वाली है। देखिए, इसकी विशेषताएं हैं नो लायबिलिटी जनरेशन ऑन गवर्नमेंट शोल्डर। ये कभी भी गवर्नमेंट शोल्डर के ऊपर किसी तरह की लायबिलिटी जनरेट नहीं करेगी। नो लायबिलिटी जनरेशन, किसी तरह की लायबिलिटी का सृजन नहीं करेगी इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रिंसिपल एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब अगर इसे सरकार लेती है तो किसी तरह की देयता सरकार की वृद्धि नहीं होती है, सरकार उसे वापस नहीं करती है। इसका मतलब ना तो सरकार उसका मूलधन वापस करती है और ना ही सरकार उसके बदले में ब्याज वापस करती है। अगर मैं एक इंडिविजुअल लेवल पे बात कर रहा था, जैसे कि प्रमोद की सैलरी है, अगर प्रमोद को 60,000 रुपए सैलरी मिलती है एसबीआई की तरफ से, तो ना उस सैलरी को वापस करेगा ना उसके बदले में ब्याज देगा। इसी तरह जो भी रेवेन्यू रिसीट्स होगी वो गवर्नमेंट की एक तरीके से सैलरी होगी। गवर्नमेंट ले तो लेगी लेकिन किसी तरह की उसकी लायबिलिटी नहीं जनरेट होगी इन टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट। ना तो उसको मूलधन वापस करना पड़ेगा ना उसको ब्याज वापस करना पड़ेगा। दूसरा बहुत बड़ी विशेषता है, इसको आप जरूर नोट डाउन करिएगा, जरूर लिखिएगा अपने कॉपी में। दूसरी इसकी जो विशेषता है रेवेन्यू रिसीट्स की, वो है नो असेट्स रिडक्शन। ये किसी तरह के सरकार के परिसंपत्तियों में कमी नहीं लाती है। मतलब यहां सरकार पैसा जब उगाती है, लेती है, तो सरकार किसी तरह के अपने असेट्स को सेल नहीं करती है। मतलब गवर्नमेंट ओएनजीसी, एनटीपीसी, सेल, रेलगेल किसी भी उपक्रम को सेल नहीं करेगी, रेलवे को, एलआईसी को सेल नहीं करेगी। बिना संपत्ति को बेचे ही यहां पैसा जनरेट किया जाएगा। ये इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता होता है। और एक तरीके से ये गवर्नमेंट इनकम होती है, ये सरकार की एक तरह से आय होती है, जैसे एक इंडिविजुअल व्यक्ति की इनकम हो सकती है। और साथ ही इसका कोई प्री डिटरमाइंड यूज भी नहीं होता है, सरकार इससे जो चाहे वो कर सकती है। तो चौथा अगर आप विशेषता लिखना चाहते हैं तो ये भी लिख सकते हैं कि नो प्री डिटरमाइंड ओके ना रूल या नो प्री डिटरमाइंड यूज। इसका पहले क्या, किस रूल के तहत या किस यूज में इसका उपयोग करेगी गवर्नमेंट, ये आपको नहीं बताएगी। तो कुल मिला जुला के इसकी विशेषताएं सबसे इंपॉर्टेंट है पहला नंबर की, कि जब गवर्नमेंट रेवेन्यू रिसीट्स प्राप्त करेगी तो उसके शोल्डर पे किसी भी तरह का मूलधन या ब्याज के रूप में किसी तरह की लायबिलिटी जनरेट नहीं करने वाली है।
दूसरा, सरकार अपनी संपत्ति को नहीं सेल करेगी और ये पैसा, ये रिसीट्स वो ले लेगी। गवर्नमेंट इससे क्या करने वाली है, इसका कोई प्री डिटरमाइंड यूज नहीं है। पहले गवर्नमेंट नहीं बताएगी कि इस पैसे से हम कोई जो है कोई मेगा प्रोजेक्ट लेके आएंगे, मल्टीपर्पज डैम बनाएंगे, या फिर थर्मल प्रोजेक्ट के ऊपर खर्च करेंगे, या नेशनल हाईवे के ऊपर काम करेंगे, या फिर हम एक्सप्रेसवे बनाएंगे, या इसको हम जो है एजुकेशन के ऊपर खर्च करेंगे, या गरीबों को हम सब्सिडी के रूप में खर्च करेंगे। गवर्नमेंट इसका प्री डिटरमाइंड यूज क्या करेगी नहीं बताती है। और साथ ही साथ ये गवर्नमेंट की इनकम होती है। जैसे मैंने कहा आपसे कि जैसे एक इंडिविजुअल्स के लिए भी आप चीज देख सकते हैं कि रेवेन्यू रिसीट्स में मैंने कहा प्रमोद की सैलरी है, या फिर वो ट्रक से जो पैसा कमाता है वो है, या किराएदार देता है वो है। ये तमाम तरह की चीजें जो किसी तरह की लायबिलिटी जनरेट ना करे इंडिविजुअल के ऊपर और बिना असेट्स को सेल किए हुए आ जाए, रेवेन्यू रिसीट्स होती है। तो आइए बड़े तत्परता से, बड़े मनन पूर्वक, ध्यान पूर्वक हम लोग विचार करते हैं कि गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसीट्स क्या हो सकती है कि जो गवर्नमेंट के ऊपर किसी तरह की लायबिलिटी जनरेट ना करे, गवर्नमेंट को मूलधन और ब्याज वापस ना करना पड़े, वो गवर्नमेंट की बिना संपत्ति को बेचे आ जाए और गवर्नमेंट जैसे चाहे वैसे उसको खर्च कर सके। तो दोस्तों, आप इसमें बहुत अच्छे से जानते हैं कि इस रेवेन्यू रिसीट्स को सबसे पहले हम बांटेंगे टैक्स रिसीट्स में, कर प्राप्तियां में। ऐसी प्राप्तियां जो कर है दोस्तों, जो टैक्स होता है वो बेसिकली गवर्नमेंट की इनकम होती है। गवर्नमेंट टैक्स को लेके कभी वापस नहीं करती है। आप जितने भी लोग मेरे वीडियो को सुन रहे हैं, सारे लोग टैक्स पेयर हैं। जब आप थर्ड स्टैंडर्ड में थे तभी आपने टैक्स देना शुरू कर दिया, चाहे आपको पता हो चाहे आपको पता ना हो। जिस दिन आप सबसे पहले सेंट्रा फ्रेश खाए थे, जब भी कोई टॉफी या चॉकलेट खाए थे, उसी दिन आप टैक्स पे किए थे, मतलब वो इनडायरेक्ट फॉर्म में था। तो दोस्तों, जो भी हम टैक्स पे करते हैं, चाहे पापा इनकम टैक्स पे करें, चाहे अंबानी कारपोरेशन टैक्स पे करें, या फिर हम छोटे छोटे सामान को खरीदते समय इनडायरेक्ट टैक्स पे करें, जो भी गवर्नमेंट टैक्स लेती है वो गवर्नमेंट की अपनी इनकम होती है। गवर्नमेंट बिना असेट्स को प्राप्त किए हुए प्राप्त करती है और इसका कोई प्री डिटरमाइंड यूज नहीं होता है। तो सबसे पहले जो रेवेन्यू रिसीट्स है उसमें पहली चीज आती है कर, टैक्स रिसीट। ये गवर्नमेंट की सबसे बड़ी जो है रेवेन्यू रिसीट्स की पार्ट होती है, ये गवर्नमेंट की इनकम होती है। मैंने आपसे क्या बताया कि किसी भी तरह का कर हो, मैंने यहां पे लिखा है कि जो टैक्स है वो दो भागों में बांटा जाता है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर और परोक्ष कर। जो भी टैक्स है, चाहे वो डायरेक्ट फॉर्म में हो चाहे वो इनडायरेक्ट, अभी मैं इस पे चर्चा करूंगा कि कौन सा टैक्स डायरेक्ट है कौन सा टैक्स इनडायरेक्ट होता है। जो भी कर हो, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट, चाहे आपको पता है कि मैंने टैक्स पे किया या फिर प्राइस में इंक्लूडेड है और प्राइस के साथ ही आप उसे पे कर रहे हैं। जैसे आप एसी परचेज करके लाए 45,000 का और उसमें 10,000 आप टैक्स पे कर चुके हैं जीएसटी के फॉर्म में, आप प्राइस के साथ पे कर चुके हैं। तो ये तमाम चीजें गवर्नमेंट की इनकम होती है, गवर्नमेंट को बिना असेट्स बेचे प्राप्त होती है। तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स रिसीट्स के ये पार्ट हो गए। इसके अतिरिक्त टैक्स के अतिरिक्त कुछ और भी जो चीजें होती हैं जो टैक्स तो नहीं होती हैं बट गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसीट्स होती है, गवर्नमेंट की इनकम होती है। आप बिल्कुल ऐसे ही समझिए कि प्रमोद के सैलरी के अतिरिक्त भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो उसकी इनकम है। जैसे मैंने बताया कि अगर वो एक ट्रक चलवाता है और वो महीने में 50 रुपये कमा के देता है, वो भी उसकी इनकम होगी। अगर वो एफडी से इंटरेस्ट पाता है वो भी इसकी इनकम होगी। अगर प्रमोद ने ऊपर के कमरे से किराया प्राप्त किया वो भी इनकम, या कोई गिफ्ट दे दे वो भी। इसी तरह गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ टैक्स ही गवर्नमेंट की इनकम नहीं होती है, रेवेन्यू नहीं होती है। इसके अतिरिक्त नॉन टैक्स रेवेन्यू जो टैक्स नहीं है फिर भी गवर्नमेंट की इनकम है, रेवेन्यू है, उन पर भी आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहला होता है प्रॉफिट फ्रॉम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सरकारी उद्यमों से लाभ। सबसे पहला होता है इसमें इंपॉर्टेंट जो सेगमेंट होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू का। कई बार देखिए इससे प्रश्न पूछा जाता है कि नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होता है। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू में जो सबसे बड़ा आइटम है वो है प्रॉफिट फ्रॉम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, लोक उद्यमों से लाभ। आप जानते हैं कि भारत की जो सरकार है वो एक वेलफेयर गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट ने ढेर सारे उद्यम लगाए हुए हैं, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस लगाए हुए हैं, ओएनजीसी, एनटीपीसी, सेल, वेल, गेल, रेलवे, आप तमाम उपक्रम, एलआईसी, गवर्नमेंट को आप देख रहे हैं जो गवर्नमेंट के उपक्रम, जो गवर्नमेंट के उपक्रम है वो बेनिफिट कमा सकते हैं। अगर वो बेनिफिट कमाते हैं ओएनजीसी, एनटीपीसी, सेल, वेल, गेल, तो एक्चुअली ये गवर्नमेंट की इनकम होगी लेकिन ये टैक्स नहीं होगी। इसलिए इसके लिए जो शब्द यूज किया जाएगा वो होगा नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स तो नहीं है बट गवर्नमेंट की रेवेन्यू है। जैसे मैंने कहा कि प्रमोद को ट्रक से पैसे मिल रहा है, ऐसे ही गवर्नमेंट ने जो उद्योग लगाए हैं,
250 उद्योग जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में 250 से ज्यादा उद्योग गवर्नमेंट ने लगाए, उससे अगर बेनिफिट हो रहा है गवर्नमेंट को, तो वो बेसिकली जो है नॉन टैक्स रेवेन्यू का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। सेकेंड है कि इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट, सरकार को ब्याज प्राप्त है। सरकार को कैसे ब्याज की प्राप्त होती है? आप जानते हैं कि जो भारत की गवर्नमेंट है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के कई ऐसे देशों को लोन डिसबर्स की है। अगर मान लीजिए कि भारत सरकार ने मंगोलिया को लोन दिया, नेपाल को लोन दिया, भूटान को लोन दिया, या फिर किसी भी देश को लोन दिया, तो एनुअली प्रत्येक वर्ष वो उसका ब्याज भारत सरकार को पेमेंट करेगा। तो अगर भारत सरकार जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में लोन डिसबर्स की है और उन लोन डिसबर्समेंट से भारत सरकार को अगर ब्याज प्राप्त हो रही है, तो ये किसी तरह का टैक्स तो होगा नहीं, बट गवर्नमेंट की रेवेन्यू जरूर होगी। तो ये जो है सरकार को ब्याज की जो प्राप्त हो रही है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, जो सरकार ने लोन डिसबर्स कर लिया है, इससे जो प्राप्त हो रही है उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे प्रॉफिट, इसको हम कहेंगे इंटरेस्ट पेमेंट बाय गवर्नमेंट, जो सरकार को ब्याज, इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट, जो सरकार को ब्याज की प्राप्ति हो रही है। इसके अतिरिक्त आप देखिए गवर्नमेंट की नॉन टैक्स रेवेन्यू का एक पार्ट होता है फीस। कई बार आप देखते हैं कि जब आप गवर्नमेंट के सुविधाओं को इनटेक करते हैं तो गवर्नमेंट को आप फीस देते हैं। वो जो फीस होता है वो गवर्नमेंट की रेवेन्यू है, और ये रेवेन्यू जो है नॉन टैक्स रेवेन्यू की पार्ट होगी। लाइक एग्जांपल, अगर आप जू में जाते हैं तो वहां पे फीस है 100 रुपए, तो 100 रुपया अगर आप पे करते हैं तो आप जू में जाते हैं। इसी तरह आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाते हैं, वहां की एक फीस है जो आप भरते हैं। इसी तरह आप गवर्नमेंट किसी हॉस्पिटल्स में जाते हैं, वहां की फीस है जो पे करते हैं। तो देखिए जो फीस होता है ये भी जो है गवर्नमेंट के इनकम का पार्ट होता है, और ये जो है नॉन टैक्स रेवेन्यू का भी एक सोर्स होता है। इसी तरह आप देखिए लाइसेंस वो परमिट देती है, गवर्नमेंट आपको ड्राइवरी लाइसेंस देती है, डिफरेंट टाइप के जो है शराब के लिए लाइसेंस देती है, ठेका देती है, कई तरह के लाइसेंस और परमिट देती है। ये गवर्नमेंट टैक्स तो नहीं लगाती है, लेकिन लाइसेंस और परमिट के माध्यम से डिफरेंट टाइप के लाइसेंस और डिफरेंट टाइप की ठेका है, डिफरेंट टाइप की परमिट है, जो परमिट और लाइसेंस के माध्यम से जो गवर्नमेंट के पास इनकम आती है वो गवर्नमेंट टैक्स तो नहीं लगाती है, लेकिन ये गवर्नमेंट की रेवेन्यू के, गवर्नमेंट का इनकम का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है। तो दोस्तों लाइसेंस और परमिट नॉन टैक्स रेवेन्यू का पार्ट है, ये टैक्स नहीं है। इसी तरह पेनाल्टी और फाइन, जब गवर्नमेंट के बनाए गए रूल्स रेगुलेशन को आप वायलेट करते हैं तो उस पर गवर्नमेंट पेनाल्टी और फाइन लगाती है। अगर कई बार आप जाते हैं विदाउट टिकट ट्रेन से यात्रा कर लें, या फिर कई बार आप ट्रैफिक रूल्स को तोड़ते हैं, कई बार आप देखते हैं जज जो है मुजरिम को सजा सुनाता है कि आपको 2 वर्ष की सश्रम कारावास और 1 लाख रुपए की पेनाल्टी लगाई जाती है। तो जो भी है पेनाल्टी और फाइन जिसे हम भरते हैं, जैसे मान लीजिए बिजली का बिल आप टाइम पे नहीं जमा की तब भी आपके ऊपर फाइन लगा दिया जाएगा, आपने फीस टाइम पे नहीं दिया तब भी आपकी फाइन लगा दी जाएगी। तो गवर्नमेंट की जो सुविधाएं हैं उसको पेमेंट में देरी पे, या फिर गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस को जब आप वायलेट करते हैं, तोड़ रहे होते हैं, तो गवर्नमेंट आपके ऊपर पेनाल्टी और फाइन लगा सकती है। इसी पेनाल्टी और फाइन के जरिए गवर्नमेंट को रेवेन्यू प्राप्त होती है, और ये पेनाल्टी और फाइन टैक्स नहीं है, इसलिए हम नॉन टैक्स रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, ये नॉन टैक्स रेवेन्यू के पार्ट होते हैं। इसी तरह लास्ट इसका पार्ट है नॉन टैक्स रेवेन्यू का उपहार और अनुदान, गिफ्ट एंड ग्रांट। देखिए गवर्नमेंट को अगर किसी तरह का गिफ्ट मिल जाए या फिर गवर्नमेंट को किसी तरह का ग्रांट मिल जाए, तो ये दोनों ही नॉन टैक्स रेवेन्यू के पार्ट होते हैं। मान लीजिए कि मोदी जी जाते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में और उनको डिफरेंट टाइप को गिफ्ट मिलते हैं, तो वो जो गिफ्ट है वो नॉन टैक्स रेवेन्यू का पार्ट होगा, या फिर जो नेशनल लेवल के गिफ्ट है। अब ऐसा नहीं कि इंडिविजुअली किसी ने मोदी जी को घड़ी पार्ट अगर दे दिया है तो आप इसे बजट मिलेंगे। वो गिफ्ट, वो ग्रांट, वो अनुदान जो देश को मिलता है किसी देश के द्वारा, या फिर मल्टी नेशनल्स जो ऑर्गेनाइजेशंस है, मल्टीलेटरल्स ऑर्गेनाइजेशन है, वो आपको प्रोवाइड करते हैं, वो उपहार और अनुदान इस बजट का पार्ट होगा, जो एक देश को मिलता है, किसी एक व्यक्ति को नहीं मिलता। तो दोस्तों नॉन टैक्स रेवेन्यू में आपने देखा कि कई तरह की रेवेन्यू है जो गवर्नमेंट लेती है, प्राप्त करती है। इससे न तो गवर्नमेंट के एसेट्स में कोई कमी आती है, न गवर्नमेंट की किसी लायबिलिटी में वृद्धि होती है, न गवर्नमेंट को इसे पे करना होता है, और न ही इसका कोई प्रीडिटरमाइंड यूज होता है। इसलिए रेवेन्यू रिसीट्स के पार्ट होते हैं, क्योंकि ये रेवेन्यू रिसीट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स से मैच खाते हैं। जो रेवेन्यू रिसीट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उस नाम पे खड़े उतरते हैं। तो मैंने अभी यहां पे आपसे चर्चा की नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होते हैं और गवर्नमेंट से इनकम ऐसे कैसे मिलती है।
जिसको हम कहते हैं गैर कर प्राप्तियां, ऐसी प्राप्तियां जो टैक्स तो नहीं है, नॉन टैक्स बट गवर्नमेंट की इनकम है। उसमें आपने देख लिया सरकारी उद्यमों से लाभ, सरकार को जो ब्याज प्राप्त होती है, फीस, लाइसेंस, परमिट, पेनाल्टी, फाइन, उपहार और अनुदान, तो ये चीजें हो गई नॉन टैक्स रेवेन्यू। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट मैंने कहा इसका कंपोनेंट होता है वो टैक्स होता है। तो आइए आपके सामने मैं रखता हूं ये टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या करता है। तो बहुत ही ध्यान से आइए हम आपको समझाते हैं टैक्स के बारे में। क्या होता है टैक्स और डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इन तमाम ऐसे मुद्दों को इसमें हम लोग समझने वाले हैं। तो आप लोग अपनी तन्मयता को बढ़ाइए, पूरे जो है मनोयोग से, पूरे मनोयोग से सुनिए चीजों को, और थोड़ा सा रिवीजन करना इंपॉर्टेंट होता है, रिवीजन जरूर करते रहिए। तो आइए हम आपके सामने रखते हैं टैक्स। आप में से प्रत्येक व्यक्ति टैक्स पे किया है, मैंने पहले ही बताया, और प्रत्येक व्यक्ति इसके बारे में बहुत कुछ सुनता है, बहुत कुछ समझता है। कई बार आप लोगों ने विचार किया होगा कि टैक्स एक्चुअली होता क्या है। आइए हम बताते हैं कि एक्चुअली टैक्स क्या है, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। टैक्स की कुछ विशेषताएं होती हैं। नंबर 1, किस चीज को आप टैक्स कहेंगे? पहली विशेषता यह है कि जो टैक्स है वो पब्लिक जो है गवर्नमेंट को देती है। टैक्स जो है पब्लिक द्वारा गवर्नमेंट को दिया गया एक अनिवार्य भुगतान होता है। टैक्स इज ए कंपल्सरी पेमेंट, टैक्स इज ए कंपल्सरी पेमेंट बाय पब्लिक टू गवर्नमेंट। एक्चुअली टैक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है वो है अनिवार्य भुगतान। टैक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन, अनिवार्य भुगतान का। अनिवार्य भुगतान कौन किसको करता है यह भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अनिवार्य भुगतान पब्लिक जो है, जनता है, वो सरकार को करती है, जनता सरकार को करती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। टैक्स इज ए कंपल्सरी पेमेंट बाय पब्लिक टू गवर्नमेंट। टैक्स एक कंपल्सरी पेमेंट है, कंपल्सरी पेमेंट है, और ये जो कंपल्सरी पेमेंट है, अनिवार्य भुगतान है, वो पब्लिक जो है करती है, और ये पब्लिक गवर्नमेंट को करती है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार आप कंपल्सरी पेमेंट सरकार को न करके कहीं दूसरी जगह करते हैं, तो आप समझिए वो टैक्स नहीं है। लाइक एग्जांपल, आपने कंपल्सरी पेमेंट किया, प्राइवेट फीस के रूप में आपने स्कूल को दे दिया। आप मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, चर्च जाते हैं, वहां पे डोनेट कर दिया। कंपल्सरी दान वहां पे रखा गया था, डोनेशन बॉक्स, उसमें आपने डाल दिया। लेकिन जब तक आपने गवर्नमेंट को ये नहीं दिया है तब तक कोई बिल्कुल भी टैक्स नहीं होगा। तो सबसे पहली चीज होती है कि जो टैक्स में इंपॉर्टेंट होती है कि उसका डिजायर्ड ना होना, इच्छित ना होना। हमको कंपल्सरी पेमेंट करना है। अगर मुझे कोई सामान परचेज करना है तो मुझे इनडायरेक्ट टैक्स उसे पे करना पड़ेगा। अगर मैं चाहूं कि मुझे इनडायरेक्ट टैक्स मैं ना दूं तो मैं एसी नहीं खरीद सकता। मुझे एसी परचेज करनी है, मुझे मोबाइल परचेज करना है, तो 15,000 का अगर आप मोबाइल परचेज करेंगे तो उसमें 4,000 का जो टैक्स है आपको कंपल्सरी पे करना है। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं वो टैक्स ना पे करूं तो आप मोबाइल को मत खरीदिए, और कोई आपके पास विकल्प नहीं है। इसलिए टैक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसमें जो कंपल्सरी का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि कंपल्सरी पेमेंट होगा और ये जनता सरकार को करेगी। आपको बिल्कुल पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गया कि टैक्स इज ए कंपल्सरी पेमेंट बाय पब्लिक टू गवर्नमेंट। सेकेंड होता है कि देयर इज नो क्यूड प्रो क्यू रिलेशन between taxpayer and tax authority. There is no quid pro quo relationship between taxpayer and tax authority. इसको बहुत अच्छे से समझिए। There is no quid pro, no quid pro, no quid pro. There is no quid pro quo relationship between टैक्सपेयर एंड टैक्स अथॉरिटी। देखिए यहां एक शब्द यूज हुआ है, लैटिन शब्द क्यूड प्रो क्यू। क्यूड प्रो क्यू का मतलब होता है जैसे को तैसा, उसी अनुपात में, उसी रेशियो में, उसी अनुपात में, उसी अनुपात में। देयर इज नो क्यूड प्रो क्यू रिलेशन बिटवीन टैक्सपेयर एंड टैक्स अथॉरिटी।
कर देने वाले लोगों और कर लेने वाले प्राधिकरण के बीच कोई सीधा संबंध, समान अनुपात नहीं होता है। देयर इज नो क्यूड प्रो क्यू रिलेशन बिटवीन टैक्स पेयर एंड टैक्स अथॉरिटी। कर देने वाला कौन होता है? टैक्स पेयर कौन होता है? पब्लिक होती है, मैंने आपसे बताया। और टैक्स अथॉरिटी क्या होती है? मैंने कहा वो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट टैक्स लेती है। तो कर देने वाले पब्लिक और कर लेने वाले प्राधिकरण सरकार के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है, सीधा अनुपात नहीं। इसका मतलब क्या होता है? ये टैक्स में सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज है तो इसमें दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि देयर इज नो क्यूड प्रो क्यू रिलेशन बिटवीन टैक्स पेयर एंड टैक्स अथॉरिटी। अगर आपने टैक्स दिया है और सरकार ने टैक्स लिया है तो टैक्स लेके गवर्नमेंट उसी के अनुपात में आपको बेनिफिट दे, ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं होता है। लाइक एग्जांपल मैं क्या कहना चाहता हूं, आप जानते हैं कि भारत में जो अच्छे टैक्स पेयर्स हैं उसमें अक्षय कुमार है और वो सरकार को बड़े पैमाने पे टैक्स देते हैं, 30 करोड़ 35 करोड़ 40 करोड़ एनुअल टैक्स देते हैं। तो क्या अक्षय कुमार को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस 40 करोड़ की एवज में कोई सर्विस भी प्रोवाइड करती है क्या उसी रेशियो में? उत्तर है नहीं। सबसे ज्यादा टैक्स पे किया तो क्या इसका मतलब उनके घर के सामने पार्क बनवा देगी, उनके घर के सामने एक्सप्रेसवे निकलवा देगी या कोई इस तरह की फैसिलिटी देगी? उत्तर है नहीं। देयर इज नो क्यूड प्रो क्यू। कोई ऐसा सीधा संबंध नहीं है कि अक्षय कुमार ने बहुत ज्यादा टैक्स दिया तो उनको बहुत ज्यादा सरकार बेनिफिट दे। डायरेक्ट रेशियो में क्यूड प्रो क्यू रूप में सर्विस नहीं पाएंगे। और दूसरी तरफ देखिए, एक बेगर है, भिखारी है, जो सबसे कम टैक्स देता है, डायरेक्ट टैक्स देता नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्स में वो सामानों को कम खरीदता है इसलिए बहुत कम टैक्स देता है। तो क्या उसके बदले में सरकार उसको कम सुविधा देती है? उत्तर है नहीं, सबसे ज्यादा सुविधा देती है। हो सके प्रधानमंत्री आवास योजना में वो शहर में एक 40 लाख का फ्लैट पाड़ ले। तो आप यहां पे ये देखिए कि जो बिल्कुल कम टैक्स दे रहा है उसको सरकार बहुत ज्यादा दे रही है, उसको फ्री में गेहूं दे रही है, फ्री में चावल दे रही है, सब कुछ दे रही है। लेकिन जो सबसे ज्यादा टैक्स पे कर रहा है उसको उसी अनुपात में बेनिफिट में, ये नहीं हो सकता है। ऐसा दोनों में रेशियो नहीं होता है। इसी को कहा जाता है देयर इज नो क्यूड प्रो क्यू रिलेशन बिटवीन टैक्स पेयर एंड टैक्स अथॉरिटी। कर लेने वाले और कर देने वाले में कोई सीधा संबंध नहीं होता है। और तीसरा जो टैक्स का दोस्तों होता है वो होता है वेलफेयर। ऑब्जेक्टिव जो है टैक्स का वो होता है कल्याण। तीन चीजें देखिए टैक्स में सबसे इंपॉर्टेंट है। टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट है, जनता देती है, सरकार को देती है। पहला चीज ध्यान रखिए, टैक्स इज ए कंपलसरी पेमेंट। इसमें डिजाइड नहीं है कि मैं चाहूं तो दूं और मैं चाहूं तो ना दूं। इनकम टैक्स है, आपको देना है तो देना है, नहीं देंगे तो जेल जाएंगे। क्यूड प्रो क्यू नहीं है, बहुत ज्यादा दे के बहुत ज्यादा सर्विस मैं चाहूं ऐसा नहीं हो सकता है। बहुत ज्यादा दे के बहुत कम सर्विस हो सके आपको मिलो, और बहुत कम टैक्स दे के बहुत ज्यादा सर्विस हो सके आपको मिल जाए। और तीसरा मैंने कहा कि जो कर का उद्देश्य है, सरकार टैक्स क्यों लगाती है? ताकि वो इकोनॉमी में वेलफेयर क्रिएट कर सके। आपसे टैक्स लेगी और जो डिप्रीव्ड सोसाइटी है वहां तक उसको ट्रांसफर करेगी ताकि उनका भी जीविका, लाइवलीहुड अच्छे से चल सके। तो यहां पे तीन चीजें टैक्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कंपलसरी होती है, पब्लिक जनता को देती है, क्यूड प्रो क्यू नहीं होता है, और वेलफेयर इसका उद्देश्य होता है। अब प्रश्न है कि टैक्स कितने तरह के होते हैं? उत्तर है ये टैक्स दो तरह का होता है। उत्तर है ये टैक्स जो है दो तरह का होता है। एक को हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर, और दूसरे को हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, परोक्ष कर। डायरेक्ट टैक्स प्रत्यक्ष कर और इनडायरेक्ट टैक्स परोक्ष कर। जो टैक्स होता है या तो वो डायरेक्ट होगा या फिर वो इनडायरेक्ट होगा। अब आपको समझना पड़ेगा कि जो कौन से टैक्स होते हैं वो डायरेक्ट होते हैं और कौन से टैक्स होते हैं वो इनडायरेक्ट होते हैं। बेसिकली दोस्तों इसमें तीन तरह की क्राइटेरिया है। ये तीनों तरह के क्राइटेरिया मैं आपके सामने रखूंगा ताकि आपको समझ में आ सके कि अगर कोई कहता है कस्टम ड्यूटी, या फिर कोई कहता है इनकम टैक्स, या फिर कोई कहता है कारपोरेशन टैक्स, या फिर बोलता है मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, या फिर कोई कहता है फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, या फिर कहता है कोई सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। तो ये टैक्स डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट टैक्स है। इसका क्राइटेरिया क्या है? इसके लिए तीन तरह की बातें हैं जिससे आपको समझ में आती है। नॉर्मली मैं आपको यहाँ पे कुछ चीजें बता देता हूं, नेक्स्ट लेक्चर में उस क्राइटेरिया पे मैं चर्चा करूंगा। देखिए बेसिकली जो डायरेक्ट टैक्स होता है ना दोस्तों, ये लगाया जाता है डायरेक्ट टैक्स एक बेस के ऊपर। इसी तरह जो इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो इंपोज किया जाता है, वो भी एक बेस के ऊपर किया जाता है, बेस के ऊपर। तो पहला जो क्राइटेरिया है हम लोगों का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के क्लासिफिकेशन का, वो है टैक्स बेस।
कर का आधार क्या है? कर का आधार क्या है? कर का आधार क्या है? क्या है क्राइटेरिया? टैक्स बेस। टैक्स बेस फर्स्ट क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स इज टैक्स बेस। कर का आधार, कर का आधार। देखिए दोस्तों, जो डायरेक्ट टैक्स होता है उसका जो बेस होता है वो होता है इनकम या फिर वेल्थ, इनकम या फिर वेल्थ। जबकि जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है उसका बेस होता है दोस्तों गुड्स और सर्विसेज, वस्तु या सेवाएं, वस्तु या सेवा। देखिए कौन सा टैक्स डायरेक्ट है, कौन सा टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स है, इसके लिए मैं आपको एक बहुत आसान सा क्राइटेरिया बता रहा हूं और उस क्राइटेरिया का नाम है टैक्स बेस, कर आधार। देखिए टैक्स कभी भी किसी व्यक्ति या निगम या इंस्टीट्यूशंस पे नहीं लगाया जाता है, टैक्स हमेशा एक बेस के ऊपर लगाया जाता है। अगर उस बेस से कोई व्यक्ति, कोई संस्था, कोई कॉर्पोरेशन या इंस्टीट्यूशन संबंधित है तो टैक्स देगा, नहीं तो नहीं देगा। बहुत ध्यान से समझिएगा, टैक्स कभी भी किसी व्यक्ति के ऊपर, किसी संस्था के ऊपर, किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, किसी इंस्टीट्यूशन के ऊपर नहीं लगाया जाता है। टैक्स हमेशा ही एक बेस के ऊपर लगाया जाता है। अगर उस बेस से कोई इंडिविजुअल, कोई इंस्टीट्यूशन, कोई ऑर्गेनाइजेशन संबंधित है, कॉर्पोरेशन संबंधित है, तो टैक्स को पे करेगा, वरना टैक्स पे नहीं करेगा। और वो मैंने कहा कि पहला जो टैक्स बेस है वो डायरेक्ट टैक्स का जो बेस होता है वो होता है इनकम या वेल्थ, और इनडायरेक्ट टैक्स का जो बेस होता है वो गुड्स या सर्विसेज। अगर कर आपके इनकम पे या फिर आपके वेल्थ को आधार बना के लगाया जाए तो डायरेक्ट टैक्स है, लेकिन कर अगर वस्तुओं और सेवाओं को आधार बना के लगाया जाए तो इनडायरेक्ट टैक्स है। बहुत ध्यान से समझ लीजिए, इसे उदाहरण से समझाता हूं। मान लीजिए अगर आप IAS ऑफिसर बन जाते हैं और आपको एक साल में 15 लाख सैलरी मिलती है और 15 लाख पे सरकार 3 लाख रुपए आपसे टैक्स लगा देती है, और ये कौन सा टैक्स होगा बताइए? आधार देखिए क्या है इसका, आधार है आपकी इनकम। तो जब इनकम को आधार बना के टैक्स लगाया गया तो डायरेक्ट टैक्स होगी। इसी तरह आपने SBI में 10 लाख रुपए FD किए और उसको जो आपको ब्याज मिला 80,000 रुपए, उस पर गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया, इंटरेस्ट टैक्स। तो इंटरेस्ट टैक्स कौन सा टैक्स होगा बताइए? उत्तर होगा डायरेक्ट टैक्स। क्यों? क्योंकि जब आपको ब्याज मिला तो आपकी इनकम है और इस इनकम के आधार पर टैक्स लग गया, डायरेक्ट टैक्स। आप समझ रहे हैं? अगर मान लीजिए आपके पापा ने आपको जो उत्तराधिकार के रूप में 10 करोड़ की संपत्ति छोड़ के जाते हैं और गवर्नमेंट उस पर टैक्स लगा देती है, कौन सा टैक्स होगा? क्योंकि आधार है धन, वेल्थ, इसलिए ये होगा कौन सा टैक्स होगा? ये टैक्स होगा डायरेक्ट टैक्स, क्योंकि यहां बेस है धन। लॉन्ग रन या शॉर्ट रन कैपिटल गेन टैक्स है। अगर आप मान लीजिए शेयर खरीदते हैं 100 रुपए में और उस शेयर का रेट बहुत बढ़ जाता है, 500 रुपए में आप उसको बेचते हैं, जो 400 का बेनिफिट हो गया, तो उसके ऊपर अगर टैक्स लगा दे शॉर्ट रन कैपिटल गेन टैक्स, तो क्या होगा? क्योंकि आपने 100 रुपए में टैक्स शेयर खरीदा था और उसको 500 रुपए में आप बेच रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं इनकम आपकी बढ़ रही, डायरेक्ट टैक्स होगा। अगर आपने संपत्ति खरीदी 30 लाख रुपए की और वो 1 करोड़ में बेचे आप 5 साल बाद, और गवर्नमेंट लॉन्ग रन आपको कैपिटल गेन टैक्स लगा दे, कौन सा टैक्स होगा? उत्तर है डायरेक्ट टैक्स। जब भी प्रश्न पूछा जाए तो आप देखिए बेस क्या है। अगर बेस आपका इनकम या वेल्थ है तो डायरेक्ट होगा, अगर वेल्थ वस्तु या सेवा है तो वो होगा इनडायरेक्ट। लाइक एग्जांपल, अगर आप जाते हैं और मैकडी में आप कुछ खाते हैं तो क्या उस पर टैक्स लगेगा? सर्विस टैक्स। उसके सिवा आपके मैकडी के सेवा के ऊपर लग रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। अगर आप वुडलैंड में जाते हैं एक जूता परचेज करते हैं, कौन सा टैक्स होगा? इनडायरेक्ट टैक्स। क्यों? बेस क्या है? बस जूता। आप समझ रहे हैं? जब भी आप वस्तुओं और सेवाओं, आप मूवी देखने जाते हैं और मूवी की टिकट खरीदते हैं और उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है, कौन सा टैक्स होगा? क्योंकि आप सर्विस एंजॉय करने जा रहे हैं, कौन सा टैक्स होगा? यहां पे आपका होगा सर्विस टैक्स, का मतलब इनडायरेक्ट टैक्स होगा। अगर आप जाते हैं कहीं फ्लाइट से और उसके ऊपर GST लग गया, कौन सा टैक्स होगा? क्योंकि सर्विसेज को आधार बना के लगाया गया, इसलिए क्या होगा? इनडायरेक्ट टैक्स। अगर आप ब्यूटी पार्लर में जा रहे हैं, कहीं स्पा में जा रहे हैं, तो सर्विस इंटेक कर रहे हैं, तो सर्विस के ऊपर कौन सा टैक्स लगा? इनडायरेक्ट टैक्स लगा। तो बस इतना आपको ध्यान रखना है कि बेस क्या है। अगर बेस वस्तु या सेवा है तो डायरेक्ट, अगर बेस जो है इनकम या वेल्थ है तो डायरेक्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका।
गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड्स।